और बच्चों को घर पे सॉल्व करना है थर्ड प्री बोर्ड। लेकिन उससे पहले प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 का रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी आकर रिव्यू ले चुके होंगे, पेपर्स देख चुके होंगे और सेटिस्फाइड नहीं भी हुए होंगे पेपर को देख के कि बच्चे ने जैसा लिखना चाहिए था वैसा लिखा नहीं है। और प्री बोर्ड 1 से प्री बोर्ड 2 में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो समवेयर इट इज़ अ गुड साइन। अगर नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो कुछ लगा नहीं, मेरे पास कंसोलिडेट पड़ा हुआ है और कंसोलिडेट देखने के बाद जब पता चलता है कि मैथ्स में और साइंस में, लाइक स्पेशली वी पीपल फोकस ऑन दिस 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स और साइंस, यहाँ तक कि इंग्लिश, इवन इन इंग्लिश एंड इवन इन एसएस IT, these subjects also, some students they really need improvement। अभी भी उनको थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। तो अब तैयारी के लिए समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि बोर्ड की डेट्स तो आ गई है और रिवाइज डेट भी आ गई है। आप लोगों को शायद पता होगा कि बोर्ड ने कुछ डेट्स रिवाइज की है एग्ज़ाम की। तो बोर्ड की डेट्स आ गई है और इतने कम समय में बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे। और प्री बोर्ड की तैयारी, प्री बोर्ड ज़रूरी है क्या, थर्ड प्री बोर्ड, फोर्थ प्री बोर्ड, 4 प्री बोर्ड लेना है हमको। अभी थर्ड प्री बोर्ड होगा जो बच्चा घर पे सॉल्व करेगा, फोर्थ प्री बोर्ड भी घर पे ही सॉल्व करेगा। बट द चाइल्ड हैज़ टू सबमिट द क्वेश्चन आंसर बुक्स टू टीचर्स, आंसर बुक टीचर को सबमिट करना। तो ज़रूरी है कि थर्ड प्री बोर्ड भी और फोर्थ प्री बोर्ड भी होना, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो कौन सी प्रैक्टिस ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि बच्चा अभी पढ़े, रीड करें, जो छूट गया है बार बार रीडिंग करके याद करने की कोशिश करें, ऐसा पेरेंट्स को लगेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ रहस्य हमको जान लेने ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे को सबसे पहले अभी रिकॉल एंड राइट, जो उसने पढ़ा है अभी तक, उसको याद करने की प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी। क्योंकि याद करने की प्रैक्टिस बच्चा नहीं कर रहा है, वो अभी भी पढ़ने में ही जाएगा, सिर्फ पढ़ेगा और राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा। तो सिर्फ पढ़ने से और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने से ये उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बोर्ड एग्जाम के समय। इसलिए अभी उसको सिचुएशन पता चल गई है, हम लोगों को पता चल गई है, और ये सिचुएशन ऐसी है कि ये सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए, ये सिचुएशन को हमको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन क्या होगा कि गुस्से में आएंगे बच्चे के ऊपर, कभी पेरेंट गुस्सा करेंगे, कभी बच्चा रिएक्ट करेगा। बच्चा बोलेगा और मैं क्या क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, मेरा ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। और स्कूल में से तो अभी थर्ड प्री बोर्ड का भी पेपर बोला है, अभी ये करूँ क्या वो करूँ, है ना। दीज आर ऑल रिएक्शंस। एक होटल में एक कॉकरोच दिखाई दिया एक लेडीज को, और महिलाओं को तो पता है सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉकरोच की है ना। कॉकरोच दिखता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो कॉकरोच उतना डेंजरस नहीं है जितना डेंजरस सिचुएशन बन जाए। एंड इफ इट इज इन अ होटल, है ना, एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पे एक कॉकरोच आ गया, तो वो देखते ही वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। ये देखते ही दूसरे अलर्ट हो गए। अब वो कॉकरोच उस महिला के ड्रेस से जाके दूसरे महिला के ड्रेस पे चला गया। अब पहले महिला ने जो सिनेरियो बनाया था, सेम सिनेरियो स्टार्टेड बाय द अनदर वन। अब उतने में वहाँ एक वेटर खड़ा था, वो कॉकरोच जंप करके वेटर के ऊपर आ गया। वेटर ने कुछ नहीं किया, नो मूवमेंट। उसने उसको देखा और देख के कॉकरोच को हाथ में पकड़ लिया और बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर जाके फेंक दिया। अभी यहाँ पे सिचुएशन बिगाड़ने का काम किसने किया, जिन्होंने चिल्लाया कॉकरोच 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 कॉकरोच। ओके, दैट इज द रिएक्शन। और जिसने रिस्पॉन्ड किया, क्या रिस्पॉन्ड किया, सिचुएशन को समझा, पकड़ लिया, बाहर फेंक दिया। बस ये बोर्ड एग्जाम भी इसी तरह है। बोर्ड एग्जाम के समय हम कैसा रिस्पॉन्ड करें, whom to respond, how to respond। कुछ कॉमन इश्यूज है बच्चों के स्टडी तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, भूलते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भूलते, सभी भूलते हैं।
अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज सुबह अभी अगर आपको पढ़ने के लिए कोई टॉपिक दिया जाए, तो अगर शाम को हम पूछें, 8 घंटे के बाद अगर हम आपको पूछेंगे तो आपको पूरा के पूरा याद रहेगा? ऐसा कोई है? अच्छा, 50% याद रहेगा, ऐसा कोई है? अभी आपको टॉपिक दें कुछ पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट 50% यू विल रिमेंबर आफ्टर 8 आवर्स। ऐसे कितने बच्चे? हाथ ऊपर करें। लगभग सभी, लगभग सभी, मतलब 50% तो आपको याद रह सकता है। फॉरगेशन थियरी जो है, देयर इज वन थियरी कि हमारा जो ब्रेन है वो भूलना शुरू करता है, किसी चीज़ को याद रखता है और भूलना भी शुरू करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कभी भूलते नहीं हैं, जीवन में नहीं भूलते। और स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत सारी चीज़ें नहीं भूलती, बहुत सारी चीज़ें नहीं भूलती हैं। डेट और टाइम के साथ उनको सब चीज़ें याद रहती हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? है ना? बराबर है? सारी बहनें बराबर है? आप लोगों को डेट और टाइम के साथ याद रहता है ना कि कौन से तारीख को कौन सी घटना क्या हुआ था, घर में ये हुआ था, फलाना ने ये बोला था, क्या हुआ क्या नहीं, एवरीथिंग दे रिमेंबर। अभी ये दोनों चीज़ों को समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को पूरा डेट टाइम के साथ पूरा सब कुछ याद रहता है, सीक्वेंस में याद रहता है, और हम लोग भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी भूल जाते हैं। तो फॉरगेशन कैसे स्टार्ट होता है? सी, हार्ट एंड ब्रेन बोथ आर कनेक्टेड। महिलाएं जो है वो भावनाशील होती हैं, दे आर वेरी इमोशनल, हर चीज़ को इमोशंस के साथ कनेक्ट करके चलती है, अपने जीवन की हर एक घटनाओं को, पहलुओं को इमोशन के साथ कनेक्ट। और जो भी घटना इमोशन के साथ कनेक्ट होती है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अब इमोशन के साथ कनेक्ट क्या क्या होती है? तो कविताएं कनेक्ट होती है, सॉन्ग्स कनेक्ट होते हैं, म्यूजिक कनेक्ट होता है। जैसे प्री प्राइमरी में हमें पढ़ाई गई राइम्स आज भी याद है, प्राइमरी में पढ़ी हुई हमारी कविताएं हमको याद है। वो किस लिए याद है? क्योंकि टीचर्स ने जिस तरह से पढ़ाई थी तो वी पीपल एंजॉयड इट, सो वी रिमेंबर इट। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमें वो जो एंजॉयमेंट था, जो फन था, जो कनेक्टिविटी थी हार्ट की सब्जेक्ट के प्रति, वो डिस्कनेक्ट होते गए। और डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारा फॉरगेशन ज़्यादा होने लगा, हम भूलने लगे। और भूलते हम कब है? जब किसी चीज़ को फोर्सफुली करवाने की कोशिश होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार होने लगता है, तो धीरे धीरे हम दिमाग पे जोर डालना भूल जाते हैं। सेकेंड थिंग, जब हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं तब भी हमारा फॉरगेशन ज़्यादा होता है। अगर किसी टूर पे गए और किसी टूर पे जाने के बाद हमको बहुत डिफिकल्टीज आई घूमते समय, यहाँ तक कि बस जल्दी नहीं मिला तो फिर देर से मिला, फिर बस में बैठ के हमने क्या क्या देखा, क्या नहीं देखा, फिर कौन से एरिया में गए, यहाँ वहाँ सब कुछ। तो आपको बताऊँ, आपको हर एक एरिया का नाम भी याद रहेगा और हर एक चीज़ और डेट टाइम सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल हुआ। लेकिन अगर आपको एकदम आसानी से बैठा दिया गया और आपको घुमा के लेके आए, सारे एरियाज घुमा के लाए, बता दिया आपको, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आप भूल जाओ। ये प्रैक्टिकल है, प्रूवन है। दीज आर ऑल प्रूवन थियरीज। फॉरगेशन की थियरीज में ये प्रूवन थियरीज है। दूसरी चीज़, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, एक लाइव एग्जाम्पल। जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन थे, 100 से 150 नंबर हमें याद थे। हम खाली रिसीवर उठाते थे और घुमाते थे, बराबर जो पर्सन को फ़ोन लगाना है लगा लेते थे, है ना? याद थे नंबर्स, हमें राइट? नंबर याद थे आप सब लोगों को। अभी अपना भी नंबर याद नहीं रहता। मोबाइल में क्या है कि इमीडिएटली वी कैन सर्च, ऑप्शन इज गिवन। हमें लग्जरी मिला है, हमको रिलैक्स कर दिया है, हमको कोई एफर्ट्स लेने नहीं है। तो जहाँ पे भी हमको एफर्ट्स लेने नहीं है वहाँ पे हमारा फॉरगेशन स्टार्ट हो जाएगा, भूलना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे वहाँ पे हमारा फॉरगेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी नेचुरल दैट आफ्टर 8 आवर्स यू फॉरगेट 50% थिंग्स। 50% चीज़ें आप भूल जाते हो 8 घंटे के बाद। अब इस 8 घंटे के अंदर 50% चीज़ें भूल जाते हैं, या 50% टॉपिक इज फॉरगेशन, तो उसको रिकॉल कैसे करें? जो चीज़ भूल रही है उसको रिकॉल करने का तरीका क्या है? तो 8 घंटे के बाद उसका फिर रिवीजन करना पड़ेगा। आफ्टर 8 आवर्स अगेन वी हैव टू रिवाइज। अब 8 घंटे के बाद अगर फिर से उसको रिवाइज करोगे तो जो आप 50% भूल चुके थे वो 50% का आपका फिर से आपको कितना परसेंट मिल जाएगा? अराउंड 70 to 80%, डिपेंड्स। कुछ बच्चों को 100% भी याद रह जाएगा, कुछ बच्चों का हो सकता है कि 70% फिर वो भूल जाए दूसरे दिन।
दूसरे दिन फिर भूल जाएगा, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें याद रहेगी। अगर आपने रिवाइज नहीं की तो क्या हो, इफ रिविजन इज नॉट डन तो क्या हो, तो आज 8 घंटे के बाद आप जितना भूले हैं उतना आप उसे 3 गुना टाइम मतलब 24 घंटे के बाद आप हार्डली 20% याद रखेंगे, ओनली 20%। और अगर उसका रिवीजन फिर भी नहीं किया तो आने वाले समय में हार्डली 5%, और हो सकता है कि वो कुछ भी याद नहीं है, ये भी स्थिति बन सकती है। तो 8-8 घंटे का जो समय है, तो 8 घंटे के बाद हमारा कोई भी टॉपिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। ऐसा अगर कोई बच्चा डिसाइड कर लेता है, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या? पहली चीज तो अपने आप से पॉजिटिव बोलना शुरू करो, यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। कर सकते हैं, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, आई कैन डू इट। 1 2 3 स्टार्ट। नहीं कर सकते, क्यों? देखा आवाज, एक बच्चा बोल रहा है, बाकी एकदम धीरे से बोल रहे हैं, मास्क में। अब क्या समझ में ही नहीं आ रहा है मास्क में क्या बोल रहा है। आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। मेरे से ज्यादा आवाज आनी चाहिए आपकी। आई कैन, आई कैन, आई कैन। जब तक आप हिम्मत के साथ ऐसा नहीं सोचोगे तब तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपना इंप्रेशन आपके ब्रेन पे डालना है। आपको सुबह सुबह 5 बजे मुझे उठना है, बिना अलार्म के उठना है। तो अगर मैं रात को 10 बार बोल के सोऊं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, आई हैव टू डू एक्सरसाइज, आई हैव टू डू माई स्टडीज, सुबह 5 बजे मैं उठूंगा उठूंगा उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना फर्मनेस से जब बोलते हैं तो विदाउट अलार्म, विदाउट एनी वेकअप कॉल, यू पीपल गेट अप। होता है ऐसा, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड को जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसा ही अपना माइंड बिहेव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस। अगर किसी का नाम अमित है और 1000 लोगों की भीड़ में जोर से बोल दिया जाए अमित, तो मुड़ के कौन देखेंगे? पूरे 1000 लोग देखेंगे या अमित देखेंगे? कौन देखेगा? कौन देखेगा मुड़ के? अमित ही देखेंगे। 1000 लोगों को कोई मतलब नहीं। 1000 लोगों की भीड़ में भी अगर कोई बोलेगा कि अमित, तो तुरंत हम अपना नाम, कोई आपका नाम कोई ले तो आप तुरंत मुड़ के देखते हो। क्यों? क्योंकि आपके नाम में वो जादू है जो आपको कंट्रोल करता है, आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। तो आप अपने नाम के साथ अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दो। गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड कि मैं जो पढ़ूंगा या जो पढ़ूंगी वो मुझे याद रहेगा। कभी बोलते हो आप ऐसा? अपने आप को कभी इंस्ट्रक्शंस देते हो? नहीं देते। दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय द डिसिप्लिन। चाहे सूरज हो, चंदा हो, धरती हो, चाहे जितने भी है, ये सब डिसिप्लिन में चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। तो वो सिस्टम में हमने अपने आप को कहाँ ऑर्डर किया है? विल हैव टू सेट दैट ऑर्डर। हमारा हम कहाँ अपने आप को कहाँ डिसिप्लिन में लाए? तो अपने आप को डिसिप्लिन में ला के, और हमारी सारी कमियाँ हमको पता होनी चाहिए कि मैं सुबह देर से उठती हूँ या उठता हूँ, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे मेरे भूलने की आदत है, मुझे ये याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए मुझे हर 8 घंटे के बाद मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, एवरी 8 आवर्स। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ घंटे, दिन, महीना नहीं है, देयर आर नो मंथ्स। ओके, भूल जाइए। कोई बोलेगा कि अभी तो मई में है ना, 4th में, तो अभी 1 महीना बाकी है, इतने दिन बाकी है। दिन भूल जाओ आप आवर्स क्या? वाई? यू जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस। सिलेबस में आप चैप्टर्स नोट डाउन कर लो, कितने चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर को कितना आप टाइम दे पाओगे, तो आपको पता चलेगा। कुछ चंद घंटे ही दे पाएंगे आप हर एक चैप्टर को, ओनली आवर्स। और उसकी रिवीजन करनी है, तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है? तो रिवीजन करनी मतलब सिर्फ पढ़ लिया तो हो गया नहीं, रिकॉल एंड राइट, रिकॉल एंड राइट। बिकॉज व्हाट अच्छे से कर पाओगे आप जो भी प्रैक्टिस करोगे। मम्मी खाना बनाती है, कई बार बातें करते, टीवी देखते, बातें करते, खाना, रोटी बराबर गोल आएगी। मम्मी देखेगी नहीं रोटी के पास कि गोल हो रही है, टीवी के पास ध्यान होगा, रोटी इधर गोल होगी, तवे पे जाएगी भी, सिक के आएगी भी, आएगी कि नहीं? बिना देखे। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। तो ये प्रैक्टिस है। तो रिकॉल एंड राइट, अगर आपने याद करके लिखने की प्रैक्टिस आपने अच्छी कर ली, तो बोर्ड की एग्जाम के समय आप लिखने बैठोगे, जैसे ही आप बैठोगे लिखने के लिए, तो उसी समय आपको सारा सब रिकॉल होना चालू हो जाएगा, तुरंत इनपुट आना चालू हो जाएगा अंदर से। क्यों? बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट।
इसका प्रैक्टिस किया आपने रिकॉल किया, रिकॉल का आदत डाला। अगर आपने रिकॉल का आदत नहीं डाला और सिर्फ पढ़ने का आदत डाला तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ते रह जाओगे और कुछ नहीं। यू विल बी रीडिंग ओनली क्वेश्चन पेपर, बस। वो पढ़ने के बाद उसके आंसर्स तुरंत आने चाहिए, इसलिए आपको रिकॉल करने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। और ये लास्ट मोमेंट पॉसिबल है, लास्ट मोमेंट में ये पॉसिबल होता है। रिकॉल को आप जितना रिकॉल, ये प्री बोर्ड एग्जाम जो ली गई है इसीलिए ली गई है। फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड हो गई है, आपको पता चल गया है। अब आप घर पे जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो। टीचर्स तो देने ही वाले हैं, 2 पेपर तो और देने वाले हैं। उसके अलावा आपको अगर लगे कि मुझे और पेपर लेना है, आप पेपर सॉल्व करो, रिकॉल राइट करो। रिकॉल राइट करने के बाद आप ऐसा होगा कि आउट ऑफ 80 100 मार्क्स का पेपर है, एग्जाम्पल के तौर पे 100 मार्क्स का पेपर है, आपके 100 मार्क्स में से आपने 50 मार्क्स मिले, 50 मार्क्स का आप सॉल्व नहीं कर पाए। तुरंत वो 50 मार्क्स जो आपको नहीं आया है उसको टिक करो, बुक में से फाइंड आउट करो और उसको तुरंत रीड करो, तुरंत, और उसको तुरंत लिख डालो। तो होगा क्या कि जो आपका 50 मार्क्स नहीं मिलने वाला था, पॉसिबिलिटी है कि अगर वही पेपर फिर से आपका आ जाता है, सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्जाम के समय, तो आपने वो प्रैक्टिस कर लिया। द रिकॉल राइट प्रैक्टिस इज ऑलरेडी डन। तो ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट होगा। अंडरस्टूड? उतना बेनिफिट होगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे देखो, प्रैक्टिस के बारे में भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य मतलब मोह माया छोड़ना बहुत मुश्किल चीज होती है, लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तू प्रैक्टिस करेगा ना, अभ्यास, अभ्यास मतलब रिपीटेशन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेगा तो ये पॉसिबल है। अभ्यास है तो कौनते हैं, वैराग्य ने चुकने बार बार करने से हो जाता है। और मन को काबू में करना बड़ा दुष्कर काम है, और वो भी टीनेजर्स के, ये बच्चों के। आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको फिर ख्याल आता है कि अरे इसका आंसर तो मुझे नहीं आता है, मेरे फ्रेंड को आता है, तो फ़ोन करके बात कर लूँ। लेकिन फ़ोन करके जब बात करते हो तो टॉपिक कहीं और डाइवर्ट हो जाता है ना। फिर आपको लगता है कि नहीं, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर लूँ, तो यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन मिलेगा तो पता चलेगा। देन यू गो टू द यूट्यूब। अब यूट्यूब पे जाने से पहले और फिर दूसरे और कुछ आ जाता है, अपीयर हो जाता है। यू पीपल गेट डाइवर्टेड, योर माइंड गेट्स डाइवर्टेड। तो हर आपका माइंड कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो रहा है ये आपको पता भी चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। ये पूरा जो थियरी है ना अपने लाइफ का, पूरा साइंस, द लाइफ साइंस इज गिवन इन भगवद गीता। ईश्वर सर्वभूताना हृदय तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, एक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ईश्वर अंदर ही बैठा है, अपने हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन लोग जो है ना, वो जैसे चाबी भरे हुआ खिलौना कैसे होता है, यंत्र कैसे होता है, मशीन कैसे होती है, मशीन की तरह चल रहे हैं, उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल। इस तरह से लोग चल रहे हैं, इस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं। द सेम थिंग, जैसे ही मोबाइल हाथ में आएगा हम अपना आपा खो बैठे, वी फॉरगेट। हम तुरंत अपने चैट बॉक्स में जाके देखेंगे किसी का कोई मैसेज आया है, तुरंत हम नहीं तो गेम में चले जाएंगे, कुछ नहीं तो फेसबुक अपडेट में देखने लगेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ वहाँ चले जाएंगे, है ना। तो हमको पता है कि दिस इज रेस्ट्रिक्टेड नाउ, आई हैव टू फोकस ऑन स्टडीज, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फोकस करना है, लेकिन फिर भी मन वहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक यंत्र की तरह, दैट इज नॉट इनफ। लेकिन प्रैक्टिस से ये हो पाएगा, प्रैक्टिस से ये हो पाएगा। आपको अभी फॉरगेशन का जो स्लैब है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, तो फॉरगेशन स्लैब को आप ध्यान में रखें कि मैं 8 घंटे में भूलता हूँ, 8 घंटे में, और सबको अपना फॉरगेशन स्लैब पता चल सकता है, ऐसा नहीं है, सबको पता चलता है। किसी का 12 घंटे का होगा, किसी का 8 घंटे का होगा, बट एक यूनिवर्सल जो माना गया है वो 8 घंटे में पर्सन भूलना शुरू हो जाता है, 8 घंटे के। अब कंसंट्रेशन कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे करें जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। कंसंट्रेशन नहीं होता है, होता है कंसंट्रेशन, किसका किसका होता है कंसंट्रेशन? वेरी गुड, यस होता है। मतलब यू हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड योर ब्रेन, आपने अपने मन को पहले से ऑर्डर देके रखा कि मेरा कंसंट्रेशन होता है। जो ऐसा बोलेगा ना होता है, उसका हो, पक्का हो, उसका पक्का हो। तो कंसंट्रेशन की काफ़ी सारी टेक्निक है, और यहाँ तक ऐसा बोला गया है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई तप है, पेनेंस, द ग्रेट पेनेंस, तप है, व्रत है, कोई तपश्चर्या है, कोई चीज़ है, तो वो है कंसंट्रेशन। तपेशु व्रतेशु एकाग्रता परम तपः, सबसे बड़ा तप कोई है तो कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन के ही सहारे सब कुछ व्यक्ति पा सकता है, दुनिया में सब कुछ पा सकता है। जिसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी उतनी ज़्यादा अचीवमेंट।
जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना अचीव होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन का एग्जाम्पल देखना है तो जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, सनलाइट में आप मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ लो और सारे रेज एक जगह कनेक्ट हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो, है ना। फिजिक्स प्रैक्टिकल यू माइट हैव डन दिस, है ना। अब जहाँ पे वो जो फोकस हो रहा है एक जगह पे, वहाँ पे क्या होगा, वो सारे जो रेज है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने ले लिया, बिलोरी कांच ले लिया आपने, और वो सारे जो रेज इकट्ठा हुए एक जगह इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। कितनी गर्मी होगी, कागज पकड़ोगे तो कागज जलने लगेगा, जलने लगेगा कि नहीं, जलेगा ना। ऐसा कागज अगर धूप में पकड़ो तो नहीं जले। तो ये क्या हुआ, सारे रेज एक जगह पे आ गए। प्रेशर कुकर, अगर हम चावल या खिचड़ी बनाने के लिए रखते हैं बर्तन में, खुले बर्तन में, तो जल्दी बनेंगे कि प्रेशर कुकर में जल्दी बनेंगे? किस में बनेंगे? प्रेशर कुकर। क्यों? कंसंट्रेशन। एक ध्यान में रखो आप, कंसंट्रेशन। क्यों? पूरी ताकत एक ही जगह पे जब लगा दी जाएगी, हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा और एक ही जगह पे फोकस होके हम पूरा फोकस होके पढ़ेंगे, तो जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट हमारा ज़्यादा है, बेटर रिजल्ट विल बी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसको कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग यू कैन गेट अप, सुबह पहले जल्दी उठते ही पहले चाय पियो। क्या करोगे? चाय पियोगे, फिर क्या करोगे? एक गिलास पानी पियो, एक गिलास पानी पियो, क्योंकि जल ही जीवन है। एनर्जी जो है वो पानी के अंदर है, अगर पानी नहीं है तो एनर्जी नहीं, देयर इज नो एनर्जी, नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ, जल ही जीवन है। पानी जैसे पियोगे आपको एनर्जी मिलेगी। पानी इसलिए पीना है सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही पानी पीने से हमको एनर्जी मिलेगी, ये जल ही जीवन है। लाइफ फोर्स इज देयर इन द वाटर, सो इफ वी ड्रिंक वाटर वी गेट लाइफ, वी गेट एनर्जी। पानी पीते ही एनर्जी अपनी आएगी, और उसके बाद फिर आप ब्रश करो, नहा धो के तैयार। पहली चीज है सुबह में जल्दी नहा धो के तैयार हो जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, ब्रश कर लेंगे, चाय पिएंगे और फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे और बाद में नहाएंगे। Am I right? This is the habit you got, that is wrong है। आप क्यों बताऊं मैं आपको? क्योंकि ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा समय बचेगा, लेकिन समय बचता नहीं है। बेटर उसमें आप जितना पढ़ पाओगे उससे ज़्यादा, अगर आप उठ के एक गिलास पानी पी के फ्रेश होके ब्रश करके नहा धो के तैयार होके और फिर पढ़ने के लिए बैठोगे, तो आप जितना भी पढ़ोगे उतना सब आपको जल्दी याद रहेगा। फ्रेश होकर जितना पढ़ोगे उतना जल्दी याद रहेगा। कंसंट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों कानों को बंद करके ओमकार का गुंजन करते हैं और गर्दन को आगे पीछे करते हैं। तो जो भ्रमर होता है ना, भ्रमर, वो भ्रमर जैसे गुंजन करता है, ऐसा गुंजन होता है, और वो उसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से भी मेमोरी इंप्रूव होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने वाली, आप खाली कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने वाली चीज़ों को छोड़ दो तो भी आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने वाली चीज़ें कौन सी है? एक सबसे पहली चीज़ मोबाइल फोन, राइट? मोबाइल फोन, आपके पास बुक्स है, नाउ यू कैन रिसोर्ट टू द बुक्स, ओके? आप बुक्स का रेफर कर सकते हैं, नो नीड टू गो टू द मोबाइल अगेन। अब आप क्या करो, बुक्स का सहारा लेके आपको पढ़ना, तो मोबाइल को पहले साइड करो, क्योंकि पहला आपका कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर जो है वो है मोबाइल। साइड में कर दो उसको, और बड़ी हिम्मत के साथ करना। क्यों? ये आपका मन है, आपके मन को आप ही समझा सकते हो, आपके पेरेंट्स नहीं समझा सकते। ये आपका मन है, आप ही समझा सकते हो। मोबाइल को साइड करो। सेकंड, अगर टेलीविजन चैनल आपके, अगर आप देखते हो, अलग अलग सीरियल्स देखते हैं या कुछ भी देखते हो, तो उसको भी आप साइड हटा दो। पेरेंट्स आपका एक सपोर्ट कर सकते हैं, वो टीवी चैनल्स बंद कर सकते हैं या केबल हटा सकते हैं, ओके? उसको हटा दो। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है? नींद। डिस्ट्रैक्शन क्या है? नींद। नींद कब आएगी? जब आप पेट ठूस ठूस के भर के खाओगे तो ही नींद आएगी। अगर आधा पेट आपका खाली रहेगा ना तो नींद नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ही नींद आती है।
मोटापा भी बढ़ता है, नॉट गुड। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम इट्स नॉट गुड, नॉट सजेस्टेड, क्योंकि जो ज़्यादा खाना खाएगा उसका फर्गेशन ज़्यादा रहेगा, उसको नींद भी आएगी। नींद जरूरी है, लेकिन कितनी जरूरी है? बहुत थोड़ी। विद्यार्थी के लिए तो बहुत कम नींद जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे कुत्ते की नींद होती है वैसे विद्यार्थी की नींद होनी चाहिए। बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा बको ध्यानम, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, सर को पता है श्लोक। मतलब घर के सुखों में इंटरेस्ट नहीं लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ग्रह त्यागी। कुत्ते को कैसा थोड़ा सा भी आवाज आ जाए तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, ऐसी उसकी नींद होनी चाहिए। आहार कैसा है? तो स्वल्पाहारी, बहुत कम खाने वाला होना चाहिए, ज्यादा खाने वाला विद्यार्थी नहीं होता। तो कुछ ये लक्षण है। बेटर है कि हमारे कंसंट्रेशन में डिस्टर्ब करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फैक्टर को तुरंत साइड करें। ओके, कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस प्राणायाम करने से, अगर भ्रामरी प्राणायाम कर सकते तो, नहीं तो फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको आता है, प्राणायाम जो बच्चों को आता है, क्योंकि टीचर, योगा टीचर अपने अर्जुन सर ने भी पढ़ाए हैं आपको, है ना, तो प्राणायाम सिखाया हुआ है। तो प्राणायाम करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। प्राणायाम करने में कितना टाइम देना है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब बैठ गए प्राणायाम करने में कि आधा घंटा 1 घंटा प्राणायाम ही कर रहे हैं, नॉट गुड। प्राणायाम आपका 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म होता है, विद इन 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। इसलिए भूल जाइए कि भाई प्राणायाम के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, नहीं, 10 मिनट का काम है, विद इन 10 मिनट्स यू कैन फिनिश इट। देन यू हैव टू गो टू योर फूड हैबिट्स। आपकी फूड हैबिट आप चेक करिए कि फूड हैबिट में बहुत ज़्यादा गैस वाला, तला हुआ, मिर्च मसाले वाला फूड तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपको तुरंत नहीं पता चलेगा, लेकिन जब एग्जाम आने लगेगी, गर्मियों के दिन रहेंगे, योर एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ मे, ओके, दैट इज समर। सो ड्यूरिंग समर वी पीपल हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ओके, एंड फूड हैबिट शुड बी इन सच अ वे, यू शुड ईट मैक्सिमम फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ यू नो द ऑयली फूड एंड ऑल। तो थोड़ा फूड हैबिट का, स्लीपिंग हैबिट का, सोने का, कितना घंटा आप सो रहे हैं। पढ़ाई करते समय हमको बहुत नींद आती है, पेरेंट आके रूम में देखते हैं बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वही आधे घंटे के बाद आप जाके देखते हो तो सो रहा होता है ऐसा। जब हम जाके देखते हैं तो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आधे घंटे बाद जाके देखते हैं तो सो रहा होता है। सबसे पहली चीज, बेडरूम में कोई पढ़ाई नहीं करे। पेरेंट्स आप भी ये चीज समझ लीजिए कि जो जगह पे हम बैठते हैं, जो जगह पे हम बैठते हैं, जो जगह पे हम जो काम करते हैं, पूजा का स्थल अलग क्यों रखा हुआ है? हम तो बेडरूम में भी पूजा घर बना सकते हैं, अलग रखा है। किचन रूम अलग है ना, डाइनिंग हॉल हमारा अलग, हर एक व्यक्ति का अपना रूम का सेटअप अलग होता है। क्यों अलग होता है? वो जगह पे जाने के बाद वहाँ के वाइब्रेशंस वैसे बनते हैं। मंदिर के वाइब्रेशंस अलग होते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमें अलग फीलिंग आती है। हर एक जगह की फीलिंग हमारी अलग होती है, हर एक जगह के वाइब्रेशंस अलग होते हैं। अब जो बेड पे बच्चा सो रहा है, वही बेड पे पढ़ाई करेगा तो उसको नींद आएगी कि पढ़ने का मन करेगा? क्या करेगा? सोने का ही मन करेगा। बेड के ऊपर तो सोने का ही मन करेगा। तो बेडरूम में पढ़ाई इज नॉट गुड। यू चेंज योर लोकेशन, आपका लोकेशन चेंज करो और ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे लाइट और हवा अच्छे से आ रही है और जहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जहाँ डिस्टर्बेंस कम है। सो आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन में हेल्प करे ऐसा सिचुएशन आप देखो। देन योर रिवीजन प्लानिंग, हर एक का रिवीजन प्लानिंग अलग होगा। रिवीजन प्लानिंग अलग इसलिए होगा क्योंकि कुछ बच्चों का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, अब उनको सेकेंड टाइम रिवाइज करना है तो उनके रिवीजन का स्पीड ज़्यादा रहेगा। कुछ बच्चों का रिवीजन का स्पीड कम रहेगा। जरूरी नहीं कि जिसका रिवीजन का स्पीड कम है उसको मार्क्स कम आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स ऑल द मेमोरी गेम। इसमें क्या है कि ये सारा मेमोरी का गेम है। अभी बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जिसकी मेमोरी अच्छी है और जो रिकॉल एंड राइट का प्रैक्टिस जिसका सही तरीके से हुआ है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे आंसर्स को याद करके अच्छे से लिख सकता है, जो बच्चा अच्छे से आंसर लिख सकता है उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? सो रिकॉल एंड राइट, आई हैव प्रेशराइज ऑन दिस थिंग्स, रिकॉल एंड राइट। अब रिकॉल एंड राइट का जिसका प्रैक्टिस अच्छा है, जो मेहनत अच्छा कर सकता है,
मेमोरी जिसकी अच्छी है, दैट विल मैटर। तो रिवीजन की जो आपकी प्रैक्टिस है, तो रिवीजन आपको कौन से टॉपिक्स का कितना रिवीजन करना है और कौन सा रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है और जिसको डबल या ट्रिपल रिवीजन की ज़रूरत है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको मगअप ही करना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम इन योर हैंड। कुछ टेक्निक्स आप अपने से भी ढूंढ सकते हो, कुछ आंसर्स को आप सॉन्ग की तरह गा सकते हो, अगर सॉन्ग में उसको ढाल लेते हो तो भी चलता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th, मैं 10th क्लास में था, तो हमारे फिजिक्स के सर थे, हमको उन्होंने है ना स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी सिखाई थी। तो दैट वाज महाराष्ट्र बोर्ड में मराठी में तो सदिश और अदिश राशि बोलते हैं और हमको थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा था कि कैसे याद रखेंगे। तो टीचर ने कुछ टेक्निक्स दी थी, तो कुछ टेक्निक्स फिर हम अपने से भी निकाल लेते हैं। तो उसमें एक था कि अक्का चागा, अक्का आता, मराठी में अक्का मतलब बड़ी सिस्टर या बड़ी बहन, उसको अक्का बोलते हैं। मतलब चलो है इस तरह से, अगर हिंदी में मीनिंग लेंगे तो ऐसा होगा, पर मराठी में अक्का तो उन्होंने क्या कहा कि इतना याद रखोगे तो आप समझ जाना कि ये स्केलर क्वांटिटी जिसमें मतलब दिशा नहीं आती, अदिश राशि। तो आ मतलब आकारमान, का मतलब काल, तापमान, टेम्परेचर, चा मतलब स्पीड, चाल, घ मतलब घनता, डेंसिटी, ऐसे करके उन्होंने। एक था विवेत्व सबक, अभी भी मुझे याद है, शॉर्ट फॉर्म्स उन्होंने बताए थे। तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, त्वरण मतलब वो एक्सेलरेशन, है ना, ऐसा सब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब कहने का ये है कि यू कैन हैव योर ओन शॉर्टकट्स और उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। और एग्जाम में जब आएगा तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, यू आर ग्रेट। अगर समझ में नहीं आया तो आपको वो याद कर लेना पड़ेगा। तो याद कैसे करोगे? तो यू कैन हैव योर ओन टेक्निक्स, अपनी टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। सो रिवीजन प्लानिंग यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर ओन शेड्यूल। अपने सिलेबस को पूरा सेट करके आप कितना मेरा बाकी है, कितना मुझे रिवीजन करना है, यू कैन सेट अप। नाउ बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा अंदर से अपना डर बनता जाएगा, है ना। जैसे अभी आप सोच लो 6 महीने पहले आपकी मनोदशा क्या थी और आज क्या है, और अभी अगले महीने में आपकी मनोदशा क्या होगी। थोड़ा सा लग रहा है अंदर से, थोड़ा डर जैसे लगने लगता है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये डर को साइड दो, ये डर किसी काम का नहीं। नाउ एक्सेप्ट द चैलेंज कि मैंने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, जो बच्चे ने 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं वो बच्चा 80% आप आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन पेपर्स, 10 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, उसका 80 के नीचे कभी नहीं जाता। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स। आपको ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने तो कौन से समय पे करने, दैट आल्सो मैटर्स। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं रात को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठूंगा, दैट विल बी बेटर ना। आपका ब्रेन किस समय कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, ये आप कब चाहते हो। तो आपके एग्जाम का टाइम क्या रहेगा? डू यू नो एग्जाम टाइमिंग? 10 बजे। 10 तो to 1। एवरी डे यू शुड टेक क्वेश्चन पेपर एट 10 o'clock। आप जब घर पे हो 10 बजे आप पेपर रखो और लिखना शुरू करो। रिकॉल एंड राइट प्रैक्टिस एट 10 o'clock। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड का टाइम रहेगा, बोर्ड में जब बैठोगे तो आपको घर जैसा लगेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट। आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा, आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? सेम टाइम व्हेन यू सिट टू सॉल्व द पेपर, दैट टाइम शुड बी फिक्स्ड कि बोर्ड का जो टाइमिंग है उसी टाइम पे मैंने सॉल्व करना है एवरी डे। अब 1 बजे हो गया तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपका थोड़ा सा हल्का सा लंच करके आप रेस्ट करके फिर आप चेकिंग चालू करो, उसी पेपर को आप चेक करना शुरू करो। अब वो पेपर को जब आप चेक करोगे तो कितने मार्क्स मिले हैं? अगर कल आपने एक पेपर सॉल्व किया था उसमें अगर आपको 40 मार्क्स मिले हैं और आज अगर आपको 45 मिल रहा है तो 5 मार्क्स ज़्यादा मिला है, इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। अगर आपको कम मिला है तो कुछ टॉपिक आपका छूट गया तो उसको सर्कल करो और वो टॉपिक का रिवीजन उसी दिन खत्म करो, उसी दिन खत्म करो। यू विल गेट कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे ये सब्जेक्ट का इतना तैयारी हो चुका है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आने दो,
इस तरह से आपका तैयारी हो, ओके। और इसमें सुपरविजन में कौन सुपरविजन करेगा? पेरेंट्स कैन डू सुपरविजन। पेरेंट्स सुपरविजन करेंगे, जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। इफ यू आर ऑनेस्ट ओके विथ योरसेल्फ, देन देयर इज नो नीड टू सुपरवाइज एनीवन। आप अगर अपने आप से ऑनेस्ट हो तो कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, ओके। और आपको अगर कोई डिफिकल्टी नहीं समझ में आया, पेरेंट के साथ आप डिस्कस करो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि अरे ये मैंने सॉल्व किया, इतने इतने डाउट्स हैं, टीचर्स आर अवेलेबल इन द स्कूल। टीचर स्कूल में अवेलेबल है एनी डे एनी टाइम। यू फील कि मैम मुझे ये थोड़ा डाउट है, मुझे क्लियर करना है, मुझे स्कूल आना है, यू कैन कम टू द स्कूल। टीचर अवेलेबल है, टीचर आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि अब मैं कैसे जाऊँ स्कूल, क्या करूँ क्या नहीं। आपका बाद में जाऊँगा तो दोनों तीनों सब्जेक्ट का एक साथ कर लूँगा। डोंट वेट फॉर दैट कि 2-3 सब्जेक्ट का एक साथ कर लूँगा, फॉरगेट इट। जिस समय जो प्रॉब्लम है उसी समय उसको सॉल्व करो, ओके। तुरंत आप आ जाओ, कुछ नहीं। अगर आपको इवन संडे यू फील, ड्रॉप अ मैसेज टू द टीचर कि मैम और सर मुझे ये प्रॉब्लम है, संडे है, संडे भी टीचर्स आने को तैयार है। आप पहले से मैसेज कर दो कि दिस टॉपिक आई एम नॉट गेटिंग इट एंड आई नीड सम गाइडलाइन। अगर आप अवेलेबल है तो टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, अंडरस्टूड। तो ये आप तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में जाते समय आप ये ध्यान रखें, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है। एडमिट कार्ड तो उसी को मिलेगा जिसका प्री क्लियरेंस है। दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, लास्ट ईयर का भी पॉलिसी यही रहा, सब हर बार रहा। लेकिन एडमिट कार्ड आपके पास होना जरूरी है। विदाउट एडमिट कार्ड यू कैनॉट, आपको एंट्री नहीं देंगे। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड भूल गए जल्दबाजी में या एडमिट कार्ड खराब हो गया, इमीडिएटली यू शुड इन्फॉर्म अस। द सेकेंड कॉपी इज विद द प्रिंसिपल, सेकेंड कॉपी यहाँ पे रहेगा। अगर आपका एडमिट कार्ड कहीं खराब हो गया, कहीं फट गया, कहीं गुम हो गया, इमीडिएटली यू शुड इन्फॉर्म, ओके। फिर ऐसा नहीं कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तब देखेंगे, वहां जाके फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट को बताएंगे, फिर करेंगे, नो। वन मोर थिंग, व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम्स, डू नॉट टेक एनी नोट्स और एनीथिंग इन द योर पॉकेट। होता है कई बार बच्चा पढ़ते रहता है, पढ़ते पढ़ते जेब में रख देता है, कोई कागज होता है, कुछ भी होता है, और वहां जाने के बाद ध्यान नहीं होता है और एग्जाम में बैठ जाए और चेकिंग हो गई और निकले। ये ऐसा हो चुका है, पहले ऐसा हो चुका है। फिर जब बोलते हैं कि ये तो कॉपी है, तो बेटर एग्जाम में जाने से पहले मुझे क्या क्या जरूरी है, कंपास बॉक्स जरूरी है, कंपास बॉक्स ले लिया, पेन जरूरी है, राइटिंग पैड जरूरी है, राइटिंग पैड भी ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, और एक पानी का मेरा बोतल, ओके। इतना चीज़ लेके मैं बोर्ड एग्जाम में जाऊंगा या जाऊंगी, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, गेट एश्योर्ड, ओके। अब जो बच्चा चाहता है कि मैं स्कूल से जाना है, स्कूल से बस जाएगी तो स्कूल के बस में बैठ के जाना है, तो यू कैन कम टू द स्कूल। स्कूल से बस जाती है हर साल, तो सेंटर जो भी मिलेगा, ऑलमोस्ट वी पीपल एवरी ईयर वी गेट CM एकेडमी। अगर CM एकेडमी मिलता है तो वहाँ पे यहाँ से बस जाएगी, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या डायरेक्ट जाना चाहे तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन मैं क्या श्योर कि आपके पास अननेसेसरी चीज़ें नहीं है, ना मोबाइल फ़ोन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कुछ नहीं, ओके। या मेहंदी निकाली हुई नहीं है, या कोई टैटू वैटू बनाए हुए नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। टैटू बनाना या मेहंदी निकालना या ये अलाउड नहीं है, एग्जाम में अलाउड नहीं है। सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर चाहे, अगर आपके हाथ में मेहंदी है, घर में शादी है इसलिए मेहंदी निकाला था, अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसा आपने बोला और CS ने अगर बोल दिया कि नॉट अलाउड मीन्स नॉट अलाउड, तो आपका एग्जाम वो आपको अलाउ भी नहीं करेगा। इसलिए ये चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। तो मेहंदी हो गया, या कोई हाथ पे कुछ लिखा हो, कुछ हो, तो ये सब चीज़ें बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले आप थोड़ा ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे 10th वाले स्पेशली, एक दो पेरेंट्स से मेरी बीच में बात हुई थी, तो 10th के बच्चों को लेके पेरेंट्स चिंता में है कि आगे साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है, या डिप्लोमा करेंगे, या आगे क्या कोर्स करेंगे, वी डोंट नो एनीथिंग। अगर साइंस लेता है तो मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, JEE नीट क्या है। अपने यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके जो पीपी सवानी ग्रुप का चल रहा है, और उसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इस साल हमारे 5 बच्चे, पहला जो एग्ज़ाम हुआ है JEE का, उसमें 5 बच्चे सिलेक्ट, मतलब 90+ में 5 बच्चे आ गए, और अभी तो और 4 एग्जाम्स और होनी बाकी है, उसमें भी और अदर बच्चे आ सकते हैं। तो JEE करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। अब पर JEE करने लायक मार्क्स उसको मिले कि नहीं मिले, 10th में उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 11th में क्या कर पाएगा, उसके करियर का कहाँ सेट करें।
मैं अपनी तरह से बता दूं, एक एप्टीट्यूड टेस्ट नाम की टेस्ट होती है, जो टेस्ट में पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट और एबिलिटी कहाँ पे है। जहाँ इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों मैच होगा वहीं पे सक्सेस होगा। जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, एबिलिटी नहीं होगी, तो भी स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ टाइम। और जहाँ पे एबिलिटी होगी और इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल मतलब अपने आप से होगा। आदमी कर तो पाएगा सब कुछ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें, तो ही कैन एंजॉय, ही कांट एंजॉय हिज वर्क, हिज ड्यूटी। अपना ड्यूटी, अपना काम वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको क्या है, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। इंटरेस्ट भी हो, जैसे कि धोनी है ना, रेलवे में लग गया जॉब पे, तो ही वॉज नॉट एंजॉइंग दैट जॉब। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब तो सब एंजॉय करते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय, क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट था क्रिकेट, उसका इंटरेस्ट पूरा क्रिकेट में था और एबिलिटी भी थी। ही वॉज एबल टू स्कोर वेरी वेल, उसका फिजिकल स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग वॉज देयर, और इंटरेस्ट भी था। तो क्रिकेट में जाके नाम रोशन किया, तेंदुलकर ने नाम रोशन किया, या अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम रोशन किया, है ना, धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस में नाम रोशन किया, बिकॉज इंटरेस्ट एंड एबिलिटी आर परफेक्टली मैच्ड। जहाँ पे इंटरेस्ट और एबिलिटी परफेक्ट मैच होगा, वहीं पे कुछ हो पाएगा। तो अब अपने बच्चे का इंटरेस्ट और एबिलिटी कहाँ मैच होता है? जरूरी नहीं है कि साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाया है इसलिए वो डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा, जरूरी नहीं है। साइंस वाला बच्चा अच्छा लॉयर भी बन सकता है, उसका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा होगा, शायद हो सकता है वो अच्छा लॉयर भी बन सकता है, शायद हो सके वो अच्छा सीए भी बने। साइंस में अच्छे मार्क्स लाया, जरूरी नहीं कि वो उसी के लिए बने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसके सब्जेक्ट के मार्क्स को देख के हम सोच लेते हैं कि ये बच्चा तो इसी में जाएगा। दैट इज रॉन्ग। हाँ, देयर इज अ क्राइटेरिया, बट देयर इज अ क्राइटेरिया कि वहाँ पे क्राइटेरिया साइंस लेना है तो इतने परसेंट हो तो ही आपको मिनिमम 75% मार्क्स आपका होगा तो ही साइंस मिलेगा 11th। तो मिनिमम 75% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे साइंस के लिए। और दूसरी चीज, अगर मैथ्स बेसिक लिया हो तो साइंस को भूल जाइए, यू शुड गो विद द कॉमर्स में। साइंस को आप भूल जाना पड़ेगा क्योंकि बेसिक लिया है, और साइंस के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स लेना जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आपको बताऊँ, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, जो टेस्ट कराने के बाद बच्चे को, क्योंकि 10th के बच्चों को, 10th 12th के बच्चों को नहीं पता चलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, कभी बोलते हैं कि मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा, फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है। जैसी मूवी देखेगा या जैसे सराउंडिंग में आएगा या जैसे इन्फ्लुएंस बनेगा वैसे उसका माइंड चेंज होता है। इसलिए करियर ऑप्शन के लिए अभी, जैसे अभी बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन होने के बाद, बोर्ड की एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम जा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करवा सकते हैं। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट भी अवेलेबल है। एक, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर वी पीपल हैड वन सेशन इन डायमंड हॉल, तब 10th और 12th के पेरेंट्स के लिए था, तब 9th और 11th के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। तो कुछ पेरेंट्स शायद हो तो आए हो उस समय। तो माँ फाउंडेशन करके एक जो संस्था है, माँ फाउंडेशन के सीईओ आए हुए थे और उन्होंने इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन भी किया था। माँ फाउंडेशन.org नाम का वेबसाइट है, माँ फाउंडेशन.org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप बच्चे का नाम रजिस्टर करके एप्टीट्यूड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। और अगर टेलीफोनिक काउंसलिंग करवाना है तो माँ फाउंडेशन वाले टेलीफोनिक काउंसलिंग भी करते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो करियर गाइडेंस को लेके उनका एक पोर्टल भी है, करियर पोर्टल भी है, जिसमें आप देख सकोगे कि साइंस लेने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस है लाइफ में, कॉमर्स लेने के बाद कौन से ऑप्शंस है, या ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद कौन से ऑप्शंस है, या डिप्लोमा करने के बाद क्या कर सकता है, ये सब कुछ पूरा चार्ट दिया हुआ है उन्होंने उसमें। तो दैट कैन वी कैन सी दैट उसके कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। माँ फाउंडेशन.org वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। और बच्चे का अगर एप्टीट्यूड करवाना है तो उसमें फ्री में, दैट इज़ फ्री, वो फ्री सेवा करते हैं, तो उसमें हम वो करवा सकते हैं। तो अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट करवा के फिर डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर टू गो फॉर साइंस और कॉमर्स, है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी ये सारी चीज़ें बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ पिक्चर इज क्लियर नाउ, है ना, क्लियर कि नहीं?
सर बेसिक में जो बच्चे कॉमर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बेसिक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम बेसिक लिए तो हम बायोलॉजी तो ले सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 11th और 12th साइंस में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50% जैसा मैथ्स आ ही जाता है। फिजिक्स में कितने सारे सम होते हैं या केमिस्ट्री में भी इतने सम होते हैं कि जिसमें ऑलमोस्ट मैथ्स आता है। इसीलिए बोर्ड ने जो नियम कर दिया है कि साइंस अगर आपको लेना है तो आपको स्टैंडर्ड ही लेना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड ही, अगर स्टैंडर्ड होगा तो ही साइंस मिलेगा, इसलिए इसका कोई कन्फ्यूजन। और ये चीज़ें बताई भी गई है, पहले भी बताई गई है, इवन सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय भी क्लास में बताई जा चुकी है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मिल सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, टीचर्स से मिल सकते हैं। आज प्री बोर्ड 2 के पेपर्स आप सब लोगों को, कुछ पेपर्स आई थिंक पेपर चेकिंग गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। हाँ, तो जितने हो गए उतने दिखा सकते हैं। और प्री बोर्ड फर्स्ट के पेपर्स आप बच्चों को दे दीजिए घर पे रिव्यू करने के लिए, वो घर पे एक बार देखें। और जो बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उनका फॉलोअप लेना जरूरी है। सो विल बी इन टच विद यू पीपल।